Assalamu alaikum my students and welcome to the Slate class of Physics A levels. In this class we will continue with paper 5 which is very important paper and we will do October-November 2013 paper 5 to question number 1. As you know कि question number 1 में हम एक practical situation को analyze करते हैं और उसके accordingly practical को design करते हैं. We have to draw a diagram, we have to give procedures और analysis of data के बाद हमने उसको end up करना होता है safety precaution एंड एडिशनल डिटेल्स. राइट. अच्छा बच्चों, पेपर 5 में सबसे बड़ा मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, आप क्वेश्चन को, टू बी वेरी सॉरी, आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड ही नहीं करते. ठीक है. क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे, क्वेश्चन ही आपको गाइड करेगा कि आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है. सो मार्क्स बहुत ज्यादा लूज होते हैं पेपर 5 में. उससे क्लियर आइडिया यही होता है कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को केयरफुली एनालाइज ही नहीं किया. Right? Sometimes students are not even able to discriminate, to differentiate between independent and dependent variable और वहीं से मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. आप कहते हैं हमने ओ लेवल्स में इंग्लिश पढ़ी है, हमारे ए स्टार्स हैं, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती. लैंग्वेज इश्यूज आप लोगों को फेस होते हैं. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ठीक है. सो इस पेपर 5 में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेटमेंट्स के ऊपर गौर करें. क्वेश्चन की किसी भी एक स्टेटमेंट को इग्नोर ना करें, उसको एनालाइज करें, उसको बार बार रीड करें और देखें वो आपको कहना क्या चाह रहा है और उसके अकॉर्डिंगली जब आप आंसर करेंगे, जब क्वेश्चन की ऊपर आप ग्रिप अच्छी होगी, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना भी आसान हो जाएगा. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन एंड इट सेज दैट एन एल्यूमिनियम रिंग इज प्लेस्ड ऑन कॉइल with the rod of metal retort passing through their centers. ठीक है. यहां पर दो एल्यूमिनियम रिंग्स हैं जिनको आपने प्लेस किया है एक मेटल रॉड में और नीचे एक कॉइल है. ठीक है. सो सेंट्रल रॉड जो है वो मेटल की है, दो एल्यूमिनियम रिंग्स हैं और कॉइल है जिसके अंदर आप करंट फ्लो करेंगे तो टू रिंग्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस h. ठीक है, जो आगे लिखा हुआ है. When an alternating current of frequency f is applied to the coil, the ring rises until it is in equilibrium at height h above the coil. ठीक है. तो रिंग राइज हो जाता है और मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू रिंग्स इज h. ठीक है. कब? जब आप नीचे वाले कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको कहा था एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी f. अब यहीं से आपका माइंड बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाना है और उसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो आप पावर सप्लाई यूज करेंगे दैट मस्ट बी नॉट सिंपल एसी पावर सप्लाई. स्पेसिफिकली यू विल यूज एसी जनरेटर और सिग्नल जनरेटर. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एसी पावर सप्लाई एंड सिग्नल जनरेटर? सिंपल पावर सप्लाई, फॉर एग्जांपल हमारी हाउस होल्ड की जो एसी पावर सप्लाई है उसकी वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, यू कैन नॉट वेरी दैट. ठीक है. बट सिग्नल जनरेटर जो अक्सर हम लैब में यूज करते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी में नस्ट में उसको बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज किया है, यू कैन वेरी द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो वेरी द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. सो बेसिकली यहां पर आपको सिग्नल जनरेटर यूज करना है बिकॉज यू हैव टू वेरी द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज फ्रीक्वेंसी. तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे the rings are separated by different heights. दोबारा से रीड करते हैं. When alternating current of frequency f is applied to the coil, the ring rises until it is in equilibrium. तो इसका मतलब है ऊपर जाकर पहले थोड़ा सा अनस्टेबल होगा और थोड़े टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, उसकी पोजीशन कांस्टेंट हो जाएगी. जिस पॉइंट पर जाकर वो स्टे कर रहा है, वो लेविटेट हो रहा है, वो पॉइंट स्टेबल हो जाएगा. ठीक है. इक्विलिब्रियम एट हाइट h above the coil. Right? It is suggested that relationship between H and F is, now इन दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं. वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज H and the other one is F. So it means out of H and F, one is independent variable and the other one is dependent variable. So which one is independent variable बच्चों? This frequency is independent variable. Why? Because frequency को वेरी करना परफॉर्मर के कंट्रोल में है और हाइट h उस पर डिपेंड करती है. सो दिस हाइट h इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. अब आपको पता चल गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जनरली प्लॉटेड अलोंग x एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल इज h and it is generally plotted along y axis. Right? It is suggested that relationship between h and f is h equals k
मल्टीप्लाई बाय एफ रेज टू पावर एन। नाउ जब भी आपका वेरिएबल पावर में होता है आपकी इक्वेशन लीनियर नहीं होती। अगर हम h इक्वल्स k मल्टीप्लाई बाय एफ रेज टू पावर एन का ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट विल नॉट एट ऑल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने इस इक्वेशन को लीनियराइज करना है। नाउ व्हाट इज लीनियराइजेशन? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी करते हैं वेयर k and n are constants. Design a laboratory experiment to suggest to test the relationship between, once again बार बार आपको वो कह रहा है h and f, ठीक है। one is independent variable, we have already decided that frequency is independent variable and h is dependent variable, and determine the value of k and n. Now k and n are constants. इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म ही क्यों करें? वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k एंड वेरिएबल n. You should draw a diagram on page number 3 showing the arrangement of your equipment. In your account, you should pay particular attention to procedure to be followed, the measurements to be taken. Definitely जो measurement लिखेंगे उसके साथ उसका instrument भी लिखेंगे. Control of variables, analysis of data, safety precautions to be taken. Okay. सबसे पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आपकी डायग्राम में क्या होगा। आपकी डायग्राम में हाइट मेजर करने के लिए 1 मीटर रूल होगा बच्चों, और पावर सप्लाई की जगह आपके पास सिग्नल जनरेटर होगा, और सिग्नल जनरेटर पर फ्रीक्वेंसी वैसे डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन अगर फर्दर आपने उस फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करना है यू हैव टू कनेक्ट अ सीआरओ इन पैरेलल विद दैट सिग्नल जनरेटर। ओके, टू कीप करंट कांस्टेंट, बिकॉज आप क्या वेरी कर रहे हैं, आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं, यू हैव टू कीप वोल्टेज कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए आप उसके क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर वोल्टेज वेरी हो रही है तो आप वेरिएबल रेजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। और इस इक्वेशन को किस तरह से लीनियराइज करना है, फॉर दैट यू विल राइट दिस इक्वेशन वंस अगेन, एंड द इक्वेशन इज h इज इक्वल टू k multiplied by f raised to power n. Now to get rid of this power, you will take natural log, or let's say common log on both sides. LGH is equal to LG k multiplied by f raised to power n. log का रूल है, अगर आपने log को मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज के साथ अलग अलग से लिखना है, you will write it as LG k plus LG f raised to power n, right? So LGH is equal to n शुरू में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी LGF plus LGK, right? Now as you know that your frequency is independent variable, frequency will be plotted along x-axis, and h is dependent variable, it will be plotted along y-axis. You have your linearized equation in the form of y equals mx plus c, right? Now you know that along x-axis you are going to plot frequency, along y-axis you are going to plot LGH. What will be the value of gradient? Gradient will be equal to n and y-intercept will be equal to LGK. ठीक है? Once you have the value of y-intercept is equal to LGK, आप यहाँ पर anti-log लेंगे to find out the value of k. So k would be equal to 10 raised to power c. So basically this is the main theme. And what are the control variables? आपने सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड को, उसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू दिस प्री ड्रॉन डायग्राम्स को मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, हियर यू हैव अ कॉइल। याद रखने, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपने पेंसिल और प्रॉपर रूलर को यूज करते हुए डायग्राम को कंप्लीट करना है, ठीक है। हियर यू हैव सिग्नल जनरेटर, जिसको लेबल करने की जरूरत नहीं है। गो टू योर सिलेबस, देयर इज अ पेज जिसके ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स लिखे हुए हैं। यू हैव टू मेमोराइज दो सिंबल्स, ठीक है। आप अपनी मर्जी से सिंबल नहीं ड्रॉ करेंगे। सिग्नल जनरेटर का सिंबल ही ये है कि आप एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और उसको सेंटर में एक जी लिखते हैं। ओके, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एल्यूमिनियम रिंग, और जब वो राइज होता है एल्यूमिनियम रिंग व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड टू द कॉइल, ये इसकी न्यू पोजीशन है। सो बेसिकली आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ एल्यूमिनियम रिंग टू द टॉप ऑफ एल्यूमिनियम रिंग, और मैंने इसको यहां पर शो कर दिया है दैट दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस h, और इसको मेजर करने के लिए आई हैव मीटर रूल व्हिच इज बीइंग सपोर्टेड बाय दिस रिटॉर्ड स्टैंड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। आप यहां पर I की पोजीशन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली
आप वो वाला डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जिसके लिए आपकी आईज की पोजीशन जो है दैट इज परपेंडिकुलर and you are avoiding which error? Yes, parallax error. Okay, now defining the problem or defining the variables. Your independent variable is applied frequency of alternating supply, dependent variable is height h, and constant variable is the current in the coil. Right? You can write root mean square current or you can write the voltage also. Okay, then you have to set up the operators as shown in the diagram. सिग्नल जनरेटर के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी का छोटा सा डिस्प्ले आ जाता है, तो यहां पर लिखा हुआ है measure the frequency of alternating current from signal generator. You just have to read the value from signal generator. Set the meter rule vertically. meter rule को vertical होना चाहिए, अगर tilted होगा तो आपकी लेंथ करेक्ट नहीं आएगी. To measure the height h. Okay, जहां पर भी measuring करनी है वहां पर इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होगा, सो हाइट मेजर करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट इज मीटर रूल. Right? Height h with the help of which stand? Retort stand. Measure height h using meter rule. For the same value of frequency. अच्छा, अब ये दोबारा कह रहा है उस frequency पे. Let's see why. Measure height h from the opposite sides of the ring and take the average. So basically ये ऐसी डिटेल है जिसको आप आगे जाके एडिशनल डिटेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने यहीं पे मेंशन कर दिया है, मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है. ओके, use rheostat or variable resistor and ammeter to ensure that root mean square current. अब यहां पर स्पेसिफिकली रूट मीन स्क्वायर करंट क्यों लिखा हुआ है, सिंपली करंट क्यों नहीं लिखा हुआ? बच्चों याद रखना, एमीटर जो है ये करंट की आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है टू एंश्योर दैट रूट मीन स्क्वायर करंट इन द कॉइल इज कांस्टेंट. अच्छा, अब आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर यही वाला प्रोसीजर नोट करना है कि मतलब सिग्नल जनरेटर के ऊपर एक नॉब होती है, वहां से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, उसके डिस्प्ले से फ्रीक्वेंसी को रीड करेंगे और अब रिंग डिफरेंट हाइट पर जाकर एडजस्ट होगा. यू हैव टू मेजर दैट हाइट फ्रॉम मीटर. सो ये वेरी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सिग्नल जनरेटर, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन व्हाट विल हैपन, आप देखेंगे कि आप टेबल में फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, दो हाइट्स को लिखेंगे, उस हाइट की एवरेज को लिखेंगे, एंड द क्वांटिटी दैट यू हैव टू प्लॉट इज log of this frequency. Additionally, you have log of h, right? Okay. Which quantity you are going to plot along x-axis? x-axis के साथ जो आपने quantity plot करनी है that is log of frequency, and y-axis के along जो quantity plot करेंगे that is log of h. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिख लें, y equals mx plus c. दोबारा से लिख देता हूं, LGH is equal to n times LGF plus LGK. Y equals mx plus c. Once again, which quantity you are going to plot along x-axis? Definitely LGF. Which quantity you will plot along y-axis? Log of height. So by this comparison method, your gradient is equal to n and your y-intercept is equal to LGK, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया. So basically we are plotting graph of, on y-axis we will draw log of k and on x-axis we will plot log of frequency. So further इसको जरा देखिए, plot a graph of LGH against LGF, right? The graph would be a straight line with gradient is equal to n and y-intercept is equal to LGK. अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, उसने क्वेश्चन में कहा था यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स n एंड k, राइट? n तो सिंपली ग्रेडियंट के इक्वल आ रहा है, n इज इक्वल टू ग्रेडियंट, ठीक है? एंड LGK इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, टू मेक k सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला यू विल टेक एंटी लॉग. एंटी लॉग लेने से k इज कमिंग आउट टू बी 10 raised to power y इंटरसेप्ट, ठीक है? सो देन यू हैव सेफ्टी प्रिकॉशन. इस केस में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक का चांस है, कॉइल हीट अप हो सकता है, वहां से बर्निंग का चांस है. यू हैव टू राइट ओनली वन सेफ्टी प्रिकॉशन, राइट? सो वेयर सेफ्टी ग्लव्स टू प्रिवेंट बर्न फ्रॉम हॉट कॉइल. कॉइल हीट अप हो जाता है ना जब उसके अंदर से हाई करंट फ्लो करता है, ठीक है? आप सेफ्टी ग्लव्स या इंसुलेटेड ग्लव्स टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक भी लिख सकते हैं, राइट? ओके, देन यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 एडिशनल डिटेल्स. दिस विल मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह सेंड कर रहे हैं. ईच एडिशनल डिटेल्स कि आप अपने प्रोसीजर को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं,
और जनरली वो वाले पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं जिससे आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाए. सो यूज लार्ज करंट से ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और डिस्टेंस h भी कंसिडरेबल होगा एंड मोर नंबर ऑफ टर्न्स टू गेट लार्ज वैल्यू ऑफ h. अब आपको लार्ज वैल्यू ऑफ h क्यों चाहिए? जितनी वैल्यू ऑफ h लार्ज होगी उतनी उसके अंदर अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, याद रखिए जनरल रूल है. अगर आपने h की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है उसका एक्सप्रेशन होगा डेल्टा h ओवर h मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, सो बेसिकली जितनी लार्ज अनसर्टेन जितनी वैल्यू स्मॉल होगी उतनी अनसर्टेनिटी लेस होगी. ओके, अवॉइड पैरेलक्स एरर व्हाइल मेजरिंग द वैल्यू ऑफ h. ठीक है, डेफिनेटली अपनी आईज को रूलर के साथ परपेंडिकुलर रखेंगे और यू विल टेक द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर. आप यहाँ पे लिख सकते थे सेट स्क्वायर यूज करें. आपने पैरेलक्स एरर को अवॉइड करना है. यूज सेट स्क्वायर टू चेक द मीटर रूल इज एग्जैक्टली वर्टिकल. ठीक है, आप ग्राउंड के साथ और इस तरह से सेट स्क्वायर रख सकते हैं. एक सेट स्क्वायर का एज आ जाएगा बेस के साथ, एक उसका एज अलाइन हो जाएगा आपके मीटर रूल के साथ. तो जब आप इसको इस तरह से अलाइन करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपका जो स्टैंड है वो एक वर्टिकल पोजीशन में सेट हुआ हुआ. देन यूज इंसुलेटेड वायर इंसुलेटेड ही होनी चाहिए फॉर कॉइल टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट. इसके अलावा क्या हो सकता है? फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं मेजर हाइट h when the ring is stable. ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ लेने दे रिंग को, जस्ट वेट फॉर सम मोमेंट्स. ठीक है, रिंग ऊपर जाएगा, थोड़ा मूव करके थोड़ी देर बाद सेटल होगा ना, तो जब सेटल हो जाए तब आप वैल्यू को नोट करें. ओके, दिस इज इट फॉर टुडेज पेपर. आप देखें कि दिस पेपर वाज इजी. ओके, लॉगरिथम्स इन्वॉल्व थे. लॉगरिथम्स वाले पेपर मैंने पहले भी अपलोड किए हैं, कुछ और अपलोड कर दिए ताकि आपको इक्वेशन को लीनियराइज करना आ जाए, लॉग को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करना आ जाए. फॉर दैट यू नीड टू लर्न रूल्स ऑफ लॉग्स. ठीक है, you have to do some more practice, some more papers. So stay tuned with Slate. Please subscribe the channel. Thank you.